नमस्कार, मैं अनुसया साहू विश्व साहित्य सेवा संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं श्री नरेश नाज जी, जो कि एक चेयरमैन और संस्थापक महिला काव्य मंच ट्रस्ट के हैं। वरिष्ठ कवि एवं केंद्रीय खुफिया विभाग आईबी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी श्री नरेश नाज गुप्ता के मन में हमेशा से एक विचार था कि महिलाएं जो कविता की मूल स्रोत हैं, उनकी विश्व स्तर पर एक काव्य संस्था होनी चाहिए जो महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित हो। इसी विचार को मूर्त रूप देने के लिए 22/1/2017 को श्री नरेश नाज द्वारा महिला काव्य मंच ट्रस्ट का पटियाला पंजाब में गठन किया गया, जिसका दिल्ली में 5/10/2018 को पंजीकरण हुआ। महिला काव्य मंच का उद्देश्य था कि कविता घर घर पहुंचे और स्त्री पुरुष बुजुर्ग और बच्चों को कविता लिखने को प्रेरित किया जाए और उन्हें अपनी कविताओं के लिए मंच मिले। मासिक गोष्ठियों और काव्य सम्मेलनों का सिलसिला चलता रहा और महिला काव्य मंच मकाम से विभिन्न वर्गों के कवि कवित्री जुड़ते गए। आगे चलकर मकाम ट्रस्ट के अंतर्गत 4 प्रकोष्ठ महिला काव्य मंच, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, प्रहरी मंच और बाल मंच बने, जिनके द्वारा विभिन्न वर्ग के कवि कवित्रियों को अपनी कविताओं के लिए मंच मिला। और मकाम का स्लोगन मन से मंच तक रखा गया। मकाम में भाषा का कोई बंधन नहीं है, लेकिन हिंदी को आगे बढ़ाना और कविता के माध्यम से राष्ट्र जागरण करना भी उद्देश्य रखा गया। मकाम से समाज का हर वर्ग जुड़े, इसलिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता। मकाम के 9 ट्रस्टी और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के प्रयासों से आज मकाम की काव्य गोष्ठियां भारत के 30 राज्यों में के 160 जिले और विदेश के 36 देशों के 65 शहरों में हो रही है। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की भारत में 27 प्रांतीय इकाई एवं विदेश में 17 देशों में इकाइयां हैं। तो आइए हम सभी मिलकर श्री नरेश नाथ जी का स्वागत करते हैं। नरेश नाथ जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। वेलकम 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 बेटा, बहुत बहुत स्वागत। सो विश्व नाइस, साहित्य सो सेवा नाइस। संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुसया साहू आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे मंच में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी सर, हमारा सौभाग्य है कि आपसे बातचीत हो रही है। सर, इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप कविता के राजा हैं, तो एक छोटी सी कविता सुनाएं जो आपको अच्छी मतलब लगे। कविताएं तो बहुत सारी हैं, जिस भी भाव की आप सुनना चाहें। जो भी लेकिन आप अगर आप अभी, सुनाना चाहें, जो आपको याद आ रही हो अभी। मैं अक्सर 4 पंक्तियां मैं कविता की दे रहा हूं, जी जो मैं देश के नौजवानों के लिए जी अक्सर कहा करता हूं। उनके लिए मेरा संदेश कह लीजिए इसको। जी। लेकिन उससे पहले जो सभी लोग हैं, खास नौजवानों के लिए मैं एक दोहा पढ़ा करता हूँ, जिसे लोग पसंद करते हैं। ऊंचे सुर में, ऊंचे सुर में ना करो मात पिता से बात, मात पिता से बात। उनके कद के सामने, उनके कद के सामने अपनी क्या औकात, अपनी क्या औकात। और गीत में जो खासतौर से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू है, समय कम होता है, तो बहुत लंबा नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसका हिस्सा दे रहा हूँ जी जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। देश के नौजवानों के लिए। जी संदेश है मेरा। जी। नाजुकी नौजवानों से है इल्तिजा, नाजुकी नौजवानों से है इल्तिजा। देश को हो सके तो बचा लीजिए, देश को हो
सके तो बचा लीजिए, हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, नाज़ की नौजवानों से है इल्तिजा। और केवल 2 बंद दे रहा हूं। ना वो गंगा रही, ना वो गंगा रही, ना वो जमुना रही, ना वो गंगा रही, ना वो जमुना रही, देख कर ये कई बार रोया हूं मैं, देख कर ये कई बार रोया हूं मैं, रूठ जाएं न मातुल नदियां कहीं, रूठ जाएं न मातुल नदियां कहीं, है अभी वक्त इनको मना लीजिए, है अभी वक्त इनको मना लीजिए, नाज़ की नौजवानों से है इल्तिजा। पेड़ कटते रहे, पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं, पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं, फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं, फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं, खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे, खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक पौधा लगा दीजिए, कम से कम एक पौधा लगा दीजिए, नाज़ की नौजवानों से है। क्या बात है, बहुत खूब। पर्यावरण से संबंधित और देश से संबंधित इतनी सुंदर कविता और इतनी मधुर आवाज में आपने सुनाई। आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे आपने मुझे बताया कि आप केंद्रीय खुफिया विभाग आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं और काम करते रहे अपने जीवन काल में। तो इस कार्यकाल में आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किए होंगे। जाहिर है कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस इसमें देखे होंगे और फेस किए होंगे। तो कौन सा क्षेत्र आपके अनुसार ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर इस क्षेत्र या गतिविधि पर सुधार कार्य न किया गया तो देश को भविष्य में भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है? जहां तक मेरा मानना है कि जब हम बड़े होते हैं और कोई ना कोई प्रोफेशन ढूंढते हैं जी तो हमारी चॉइस नहीं होती, लेकिन जिस भी प्रोफेशन में आप जाते हैं तो चैलेंजेस तो हर प्रोफेशन में है, हर में आपको अपना 100% देना पड़ता है, जी वरना आप उस प्रोफेशन के प्रति जस्टिफिकेशन नहीं करते हैं। बिल्कुल। चाहे मेडिकल प्रोफेशन में हो, लीगल प्रोफेशन में हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, सिक्योरिटी फोर्सेस में हो। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उनका देश से सीधे सीधे सुरक्षा का संबंध होता है, जी और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो देश की सुरक्षा देखती है, हम्म, और सुरक्षा में तमाम जो विषय आते हैं, क्योंकि केंद्रीय खुफिया विभाग में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, हम्म, लेकिन उसमें डिवोशन जैसे हर सिक्योरिटी फोर्स में चाहिए आपको, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, उसी तरह से आईबी के अंदर भी डिवोशन 100% चाहिए, उससे कम में गुजारा नहीं होता। और ये बता दूं आपको कि मेरा अनुभव रहा है कि उसमें डिवोटेड लोग ही लिए जाते हैं, डिवोटेड लोग ही आते हैं। शुरू से इंडक्शन ऐसा होता है कि वो देश के प्रति जिम्मेदार हों, और उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस सिचुएशन में हम रहे हैं। जैसे होता है कि हम अगर बॉर्डर एरिया में हैं तो जी हमारे पास शायद ठीक से रहने की जगह भी नहीं है, खाने पीने की भी अक्सर व्यवस्था नहीं होती, खासतौर पर जब हम दौरों में जाते हैं, हम्म, गांव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं,
शहरों में भी रहते हैं तो पता है किन किन स्थितियों में धूप है, गर्मी है, जाड़ा है। हम आईबी की इसलिए खासतौर पर बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए सिक्योरिटी फोर्सेस के और जो महकमे हैं और जो डील करते हैं, उनके साथ ये होता है कि वो अक्सर अकेले नहीं होते, वो मोस्टली ग्रुप में होते हैं, किसी कैंप में हैं, उनका अपना एक एरिया सिक्योर्ड होता है, उनके पास क्योंकि स्ट्रेंथ काफी होती है तो उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और तमाम कुछ होता है जी। लेकिन आईबी एक कहते हैं ना कि एक बिखरा हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ वैसा नहीं कि 1000 लोग इकट्ठे रह रहे हैं कैंप में या मतलब 500 खुफिया लोग तरीके से इकट्ठे रह काम रहे हैं। होता है इसमें। हाँ। तो जो हमारे टास्क होते हैं वो भी हम अक्सर अकेले करते हैं और जहां जहां हमारी पोस्टिंग्स होती हैं फील्ड के अंदर, तो उसमें मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं होते, तो हमें काम भी जो है अपने टास्क भी अपने इंडिविजुअल लेवल पर ही होते हैं कि करना है, कैसे करना है, ये हमको पता है। तो उसमें हमें असुविधा बहुत आती है, खतरे भी अक्सर होते हैं, लेकिन उनको झेलते हैं और कहते हैं कि देश के प्रति आपका लगाव हो, प्रेम हो, काम के प्रति आपका डिवोशन हो और ईश्वर की कृपा तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ रहती है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। हमें भी कभी जीवन में कभी दिक्कत नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने इतना कुछ किया और हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक मजे की बात और भी है कि जैसे और बहुत से काम होते हैं जिसमें आप जुड़े होते हैं तो आपको इमीडिएट रिजल्ट भी मिलते हैं और उसका वाहवाही भी इमीडिएट मिलती है जी। लेकिन आईबी ऐसा महकमा होता है कि इसमें आप बड़े बड़े काम कर जाते हैं तो उसके बारे में किसी को केवल ये होता है कि अधिकारियों ने उसको रिकॉग्नाइज किया या गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन वो पब्लिक तक नहीं जाता, कहीं पब्लिश नहीं होता, कहीं कुछ होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुफिया कभी अजीब सा लगता है कि मजा आता है। जी जी। तो इस तरह से। और बाकी ये कि जहां तक मैंने कहा कि हर जगह चैलेंजेस होते हैं, तो मैं कहूँ कि खाली डिवोशन हमसे ही चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ज्यादा होता है, हमें थोड़ा और भी ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो हर जगह है। लेकिन ये जरूर है कि दो चीजें मैं आपने कोई सब्जेक्ट छेड़ा है तो हमने क्या काम किया और कैसे किया, क्या नहीं, उस पर तो हम ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकते, आवर जॉब एज रिसर्च। लेकिन दो चीजें मैं जरूर कहता हूँ कि इसको और बेटर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इनकी संख्या कम है, जितना काम है इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जी, और संख्या बढ़ाने के साथ साथ फैसिलिटीज भी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये रुचि कैसे बहुत कम है लोगों में इसके प्रति, मतलब इनका मोटिवेशन आकर इन्हें लोगों के बीच रिकॉग्नाइज करके? हाँ, मतलब नहीं, लोग रिकॉग्नाइज करें ना करें, लेकिन जो हैं जिनको आपने लिया है, जो इस डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, जिनका इंडक्शन हो चुका है, जो आ गए इसमें या आना चाहते थे, आए, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए। और जितना टास्क है, जैसे कहते हैं ना कि आपको अक्सर होता है कि आप सुनते हैं कि आप हॉस्पिटल में 50 डॉक्टर चाहिए, हमारे यहाँ हैं वहां पर 15 ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे काम चलाया जा रहा है। बिल्कुल। स्कूल में आप जाइए तो देखते हैं कि मतलब टीचर चाहिए ज्यादा, स्टूडेंट ज्यादा चाहिए, तो उसमें बात देर सवेर चल बच जाती है। लेकिन आईबी में थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़े तो हम ज्यादा अच्छी तरह देश की सुरक्षा कर पाएंगे, ज्यादा अच्छी तरह काम कर पाएंगे जी जी। तो इसलिए थोड़ी सी फैसिलिटी, थोड़ी सी स्ट्रेंथ, और सबसे बड़ी चीज है कि जो मैं आपसे शायद पहली बार शेयर कर रहा हूँ कि मेरा एहसास महसूस करता है कि इस वक्त देश के साथ जो सामने चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी। तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, तो उसमें एक दिन मतलब कहते हैं रातों रात आप स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा, लेकिन आप जानते हैं कि मतलब जो मेरा महसूस करना है कि जिस माहौल में आपने सारी उम्र काटी है उसके प्रति आपका इंटरेस्ट बन ही जाता है जी जी। तो हम लोग अगर आईबी में रहें तो जिसने आईबी में 30 साल, 35 साल, 40 साल सर्विस में काटे हैं, तो उसकी फितरत ऐसी बन जाती है कि उसको देश से प्रेम होता ही होता है। बिल्कुल। उसको ये नहीं होता कि हमको क्या मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो मिला। तो वो जो रिटायर्ड लोग हैं वो हजारों की संख्या में जी, और मैं समझता हूँ कि उन्हें शायद कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो आज की स्थिति है, मैं समझता हूँ कि देश में एक ऐसा सरकार को डिसीजन ले कि उनको प्यार से बुलाए, तो बिना किसी
रिम्यूनरेशन के, वो दौड़ के आएंगे, सेवा करेंगे, उनके पास पूरा अनुभव है। मान लीजिए आप अगर 100 लोग आज, अगर आप 100 लोगों को भर्ती आज कर लेते हैं जी, तो उनको ट्रेन करने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा वक्त नहीं लेकिन लगेगा, हम जैसे लोग, कर पाएंगे। तो वो एक आपके पास रेडीमेड फोर्स है। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। डिवोशन का आलम है, तो मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, हाँ एक ही एग्जांपल देता हूँ डिवोशन का, हाँ। कि हमारे जो एक्स चीफ ऑफ द आईबी हम्म, डोवाल साहब हैं, हम्म, वो आज देश की सारी सुरक्षा देखते हैं। हम्म, इज एनएसए, हम्म, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। जी उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या कर रहे हैं, यानी जो सर्विस में किया उसको छोड़ दिए, वो तो सभी कर रहे हैं, अपने अपने काम करते हैं, जिसको जो टास्क मिल गया। जी जी। लेकिन उसके बाद जो आज कह रहे थे, उनका कोई सानी नहीं है। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि आईबी के अंदर ऐसे देशभक्त हर कोने में है, हर प्रांतों में है, देश में भरे पड़े हैं। जो सर्विस में वो तो है ही, जी वो तो आप देखते हैं ना क्या क्या सर्विस में है, लेकिन उस बगैर उनका जॉब है, उनको तनख्वाह मिल रही है। कल आप कहिए कि अजय तनख्वाह आपकी बंद हो सकता है, बाहर चले जाएं। बिल्कुल लेकिन जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो डिवोशन जो सीखा है अपने ऑफिसर से हमने, बिल्कुल। इस महकमे के का माहौल बहुत खूबसूरत रहा है। ये बता दूं मैं आपको, किसी डिपार्टमेंट में ऐसा माहौल नहीं देखा मैं, हम्म, कि जहां पर मान होता है, सम्मान होता है, आपस में बहुत प्रेम है, अधिकारी एक दूसरे मतलब अपने सबॉर्डिनेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। ये माहौल मैं समझता हूँ किसी महकमे में मैंने नहीं देखा आज तक। तो इसलिए उन लोगों को अगर बुलाया जाए सेवा में, जी तो वो बिना किसी तनख्वाह के, बिना कि उनको बस एक बार प्यार से और सम्मान से बोला, और जहां बैठे हो वहां बैठ के बहुत काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक एक्स्ट्रा फोर्स होगी। बाकी बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ जो है वो तो आईबी को बढ़ाया जाए, आर्मी बढ़ाई जाए, हर बिल्कुल क्षेत्र में टीचर्स बढ़े, डॉक्टर्स बढ़े, सब कुछ बढ़े। बिल्कुल। लेकिन ये आपके पास एक रेडीमेड फोर्स है जिसपे शायद गवर्नमेंट ने भी कभी नहीं सोचा होगा, जी लेकिन उन्हें इसको करना चाहिए। जी। दिस इज माई और मैं आशा करती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर आपकी बात वहां तक पहुंच पाती है, और आप मतलब आप जैसे जितने भी देशभक्त हैं और उनके लिए सरकार कुछ करना चाहती है, तो उन्हें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो बड़ा अच्छा सटीक जवाब दिया आपने हमारे प्रश्न का। तो आगे चलते हुए मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि एक लाइन मुझे याद आती है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी में हो जाए। और आपका जो जीवन काल है, आपका जो जीवन है, अनुभव है, यह जीता जागता उदाहरण है इस पंक्ति के लिए। तो देश की सेवा के पश्चात आपने महिला काव्य मंच द्वारा अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कारों की उन्नति का कार्य आरंभ किया। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा इसको, इस बारे में बताने के लिए, जी जी कि सबसे पहली चीज तो है कि सबके बचपन से कोई ना कोई शौक होते हैं। जी। जब आप बड़े होना शुरू होते हैं, किसी को खेलने का शौक है, किसी को नाचने का शौक है, किसी को गाने का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है। हर बिल्कुल बच्चे के पास कोई शौक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ माहौल ऐसा होता है, कुछ उसको परिवार का सहयोग मिलता है। तो कुल मिलाकर ये होता है कि जो उसको डेवलप कर ले जाए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने हाथ में बचपन में बैट बॉल ना लिया हो, लेकिन सभी सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। सही बात, सही बात। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपने शौक को आप आगे जरूर बढ़ाइए। जी मुझे खेलने का कभी शौक नहीं रहा, वो तो सभी करते हैं। मेरा शौक रहा गीत संगीत। तो जैसे बचपन में गाने सुनते थे तो खुद गाना शुरू किया, सीखा कहीं नहीं, जी लेकिन बस जैसे सब बच्चों को होता है मुझे भी होता गया। परिवार से, दोस्तों में, मौज से कुछ एनकरेज मिला तो स्कूल कॉलेज में भी आगे बढ़ते चले गए। जी जी लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि अ, ये जो हम गाते हैं तो किन्हीं किसी तो लिखे होते हैं उनको, तो अपना खुद क्यों ना लिखा जाए। जी। तो मन में भाव आया तो छोटे छोटे रचनाएं लिखना शुरू करी, हम्म। और धुन की कोई तो जो फिल्म के गीत हैं उन्हीं धुन पे लिखना शुरू कर दिया। जी अगेन समाज में, स्कूल कॉलेज में, परिवार में, दोस्तों में उसकी रिकॉग्निशन मिलने लगी। तो थोड़े और बड़े हो गए तो फिर मतलब कविताएं ठीक ठाक लिखने में तो मंचों पे जाना शुरू कर दिया। हम्म तो आप यूं कह लीजिए कि देश के जो सबसे सीनियर पोइट हैं, हम्म। आई एम वन ऑफ देम। क्या बात है। मुझे कम से कम 50-55 साल में मंचों पे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि जॉब में रहा तो जी एक तो होता है कि आपका एक प्रोफेशन है कि आपकी रोजी रोटी वही है। बिल्कुल। जिन्हें उसको एज ए रोजी रोटी अपना लिया तो उनके लिए तो 24 घंटा वो करना है। हम्म। लेकिन मेरे पास, जब हम बड़े हो गए तो यानी करियर शुरू हुआ,
आईबी में आ गए तो जाहिर को उस महकमे में व्यवस्था तो रहती है जी तो उसमें बैठ के कविता कब लिखी जाए, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि कविता मन में घूमती रहती है हम्म, तो उसके लिए कोई आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी तो इसलिए जब जब वक्त मिला तो हम्म, सर्विस में रहने के दौरान भी, और क्योंकि केंद्रीय खुफिया विभाग में था, हम्म, सेंट्रल जॉब था, तो हम्म, पूरे देश में भी पोस्टिंग के दौरान घूमते रहे, तो जी कविता मेरी साथ साथ चलती रही। क्या बात है। और जब कविता साथ साथ चलती रही तो फिर मैंने कहा कि जैसे इसमें मेच्योरिटी आई और हमारे फैंस बढ़ते गए, तो ये होता है कि आप कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, जंगल में हो या शहर में हो, गांव में हो या कहीं भी हो, तो वक्त ऐसा तो मिलता है कि साथी मिलकर बैठते हैं, जहाँ शहर में रहते हैं वहां के लोग मिलते हैं, तो मेरी रिकॉग्निशन बढ़ती गई। तो जी हमारे प्रोग्राम स्पेशली होते थे, महीने में एक बार, महीने में 2 बार, हम्म, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में, हम्म, जहाँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये तमाम डिपार्टमेंट है, तो शाम को हम लोग कभी मिलना जुलना, तो किसी के यहाँ उसके यहाँ फंक्शन हो रहा है, किसी के यहाँ उसके यहाँ फंक्शन हो रहा है, कभी उनका रेजिंग डे हो रहा है, कभी उनका कुछ हो रहा है, त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो दे यूज टू पर्टिकुलरली इनवाइट मी। एक दूसरे हम्म, को इनवाइट करते ही, लेकिन मुझे इसलिए कि वो उनको एक एंटरटेनर मिल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। दे वर माय फ्रेंड्स। माहौल बन तो फिर जाता होता था कि हाँ, एक शाम नाज के नाम, है। जी तो जी बड़ा लुत्फ आता था। और हम्म, ये बचपन के शौक ये होते हैं कि हम्म, आपको याद होगा कि जब भी हम बच्चे होते हैं, जब आप भी बहुत छोटी बच्ची रही होंगी, हम्म, तो उस बार होता है कि 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के हैं, तो घर में कोई रिश्तेदार आ गया, तो शुरुआत वहीं से होती है, कह रहे जरा बिल्कुल बेटा बिल्कुल। आना जरा, जी और जी अपनी जी कविता सुनाओ, अपना जी डांस दिखाओ। जी अब जी तो लेकिन जो देखने वाले तो ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, हम्म, वो तो है ही। हम्म, लेकिन जो वो कलाकार होता है, हम्म, उसको मतलब ही फील्स की ही इज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल वो तो स्पेशल आप होता है। जी, तो मैं आपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आज भी, हम्म, आई एम नाउ 78 नाउ, और इस उम्र में भी आज भी जब हम आपके इंटरनेशनल प्रोग्राम में देते हैं, 40 देशों में मुझे लोग सुनते हैं, मेरे हम्म, फैंस हैं, हम्म, पूरे भारत में हैं, हम्म, और जो ऑफलाइन प्रोग्राम होते हैं, कवि सम्मेलन, मुशायरे, जी आज भी जब माइक मेरे हाथ में होता है और सामने सुनने वाले श्रोता होते हैं, जी दर्शक होते हैं, देखने वाले, तो हमको वही मजा आज भी आता है जो बचपन में आया करता। बिल्कुल आई फील कि आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसके तो वो आगे जो आनंद होता है, और बिल्कुल इससे बढ़िया जिंदगी में क्या बात होती है कि आप ऐसा काम करें कि कहते ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा मन खोए, का आपा खोए औरन को और शीतल हमको करे, आपो शीतल शीतल हो। ही शीतल कि से। अब आज देखिए, इस वक्त हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू लेने में आनंद आ रहा है, मुझे इंटरव्यू देने में आनंद आ रहा है। बिल्कुल तो इसी तरह आप जब पब्लिक में रहते हैं तो आपको लग रहा है कि आपका मतलब जीवन पूरा आनंदमय हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल काम नहीं है। नहीं ये इस शौक तरह जी। और जिन्होंने जो शौक से लिखते हैं, जिनका प्रोफेशन, इनकी रोजी रोटी है, दाल रोटी हाँ, ही हाँ, गीत संगीत है, वो अपनी जगह है। लेकिन बिल्कुल जब आप उसको एज ए शौक करते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही होता है, बिल्कुल उसका कोई बिल्कुल मुकाबला। मुकाबला नहीं है और उससे थकान दूर हो जाती है सर, जीने की इच्छा एग्जैक्टली। जागृत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर जो चीज आपको जीवंत रखती हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। तो बस इस तरह से वो जो चलता गया, तो हम्म, जब मंचों पे हम जाते गए, हम्म, देखते रहे हम, एक चीज जो मुझे अक्सर सालती रही हम्म, कार्यक्रमों में, जो हम्म, आपसे शेयर करना चाहूंगा, जी कि कविता से अच्छा कोई माध्यम नहीं होता, एंटरटेनमेंट का भी और ज्ञान का भी। जी मेरा मानना है कि कविता कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। नहीं मनोरंजन तो आपका ये करती ही है, जी लेकिन ये आपका मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और बिल्कुल शारीरिक विकास भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल आपको एक अच्छा इंसान बनाती है जी और ईश्वर से जोड़ती है। बिल्कुल तो बिल्कुल इतनी सारी जिसमें खूबियां हों, हम्म, तो वो आपको कहते हैं ना कि एक जीवन से रूबरू कराती है, बिल्कुल मस्त रखती है। आप कभी सीरियस नहीं होते, कभी अकेले नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल तो और जब ये मैं कार्यक्रम करता रहा, तो हम्म, मुझे ये महसूस हुआ कि महिलाओं के लिए स्पेशली मैं देखता हूँ कि हम्म, जब प्रोग्राम में जाता था तो तब भी था, आप हम्म, खुद पोइट हैं, हम्म, पोइट्री से जुड़ी हैं, प्रोग्राम में भी जाती हैं, आपको लोग जानते हैं, मानते हैं। जी मुझे हमेशा ये लगा कि जितनी भी संस्थाएं देश में हैं,
कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल, लेकिन जितनी भी काव्य संस्थाएं हैं लिटरेचर को लेकर, मोस्ट ऑफ देम आर मेल डोमिनेटेड। उसमें महिलाओं की ज्यादा जगह नहीं जी। ये तो होता है कि जैसे मान लिया अब प्रोग्राम को ही देख लीजिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जगह तो नहीं है कि अध्यक्ष हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, और जो करता धरता है संस्थापक हो गए, 90% मेल्स। तो वो तो चलो जो है सो है, लेकिन साथ साथ जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप देखेंगे स्टेज पे अगर 20 लोग बैठे हैं तो उसमें मुश्किल से 2-3 महिलाएं होती हैं जी। और उनको भी मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो मिलना चाहिए जी। तो मुझे हमेशा से लगता था ये चीज मुझे बड़ा सालती थी, बड़ा कष्ट देती थी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि, और मेरा मानना नहीं, ये एक सत्य है, ये सत्य है कि कविता जो है मतलब वो महिला के बिना हो ही नहीं सकती। शक्ति मतलब कविता मतलब महिला इज ओरिजिन फॉर दैट कविता। तो चाहे आप देखिए मतलब प्रेरणा पूरी, आप देवी के भजन ले लीजिए, भारत माता पे लिख लीजिए, अपनी प्यारी बेटी पे लिख लें, किसी बहन के लिए कोई लिखना है, पत्नी के लिए लिखना है, किसी दोस्त के लिए लिखना है, अपनी प्रेमिका के लिए लिखना है, तो सारी कविता की प्रेरणा जो है ओरिजिन तो स्त्री है। उसका अपना मंच ना हो, बिल्कुल, उसको वो दूसरे पे डिपेंड करे, तो इस चीज से मुझे अक्सर बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन आप सबसे लड़ाई तो नहीं कर सकते ना। तो मेरे मन में यह आया कि जब भी कभी वक्त मिला जिंदगी में, जब भी जिंदगी में कभी वक्त मिला, तो एक ऐसी संस्था बनाऊंगा, वी शुड बी ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। क्या बात और है। इसी को लेकर महिला काव्य मंच की स्थापना 5 साल पहले की गई। बहुत सुंदर। और इसके 3 नियम जरूर रखे गए, क्योंकि लोग हमसे अक्सर पूछते हैं, जो हमारे तमाम बड़े बड़े साथी थे, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो मुझे बुलाती रही हैं, हमसे जुड़ी रही, जिनके साथ मैंने काम किया है, या कह लीजिए उन बहुत उन्होंने मेरे साथ काम किया है, तो वो पूछते हैं कि आपने इतनी बड़ी संस्था देश में कैसे खड़ी कर दी। और जो मैं 40 देशों का नाम लेता हूँ, मैं किसी देश में नहीं गया, ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम होते हैं, जी, क्योंकि सर्विस से जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा। सर्विस के टाइम में कभी किसी मिशन पे जा सकते थे, डेपुटेशन पे जा सकते, मेरा करीब करीब हर बैचमेट विदेश हो गया, मुझे मौका नहीं लगा या नहीं गया या नहीं जा पाया, वो तो एक प्रोफेशन की बात होगी। और सरकारी कर्मचारी को मेरे ख्याल से काफी ज्यादा ये भी होती है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं विदेश जाने। नेचुरली तो मैं वही कह रहा था कि लेकिन 40 देशों में आज महिला का मंच पहुंच गया। भारत के 30 राज्यों में, भारत के 170 जिलों में महिला का मंच की स्थापना हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि वो जो मेरा सपना था, मैं नमन करता हूँ मातृशक्ति को, जिन्होंने इस संस्था को दुनिया में पहुंचा दिया। और जितनी भी अध्यक्षाएं हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और भी जो पदाधिकारी, तो भारत में 170 जिले थे, 30 राज्यों में, विदेश में 40 देशों में, 65 बड़े बड़े शहरों में, जितनी भी अध्यक्षाएं हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब महिलाएं। बहुत सुंदर। पुरुष को कोई पद नहीं दिया गया इसमें। लेकिन ये बीच में जरूर कहता हूं कि जब कविता पाठ होता है, गोष्ठियां होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, तो पुरुषों का पूरा पूरा वही सम्मान है, लेकिन जो महिलाओं को मिल रहा है। लेकिन वो महिलाएं तय करती है कि हमने किस पुरुष को अलाउ करना है। तो ये मेरा एक सपना था, तो जो महिलाओं ने पूरा किया, इसलिए मैं मातृशक्ति को हमेशा नमन करता हूँ, मेरे सपने को पूरा किया। और बड़े जोर शोर से ये संस्था चल रही है। तो एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो आप लोग के लिए इंटरेस्ट की होगी। जब महिला काव्य मंच हो गई, काफी पहुंच गया, और अभी भी हो रहा है, नए नए कंट्री जुड़ रहे हैं, नए नए शहर जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर हमको लगा कि कविता जो है, क्योंकि आप जितना चाहे, जैसे आकाश की तरह जितना एक्सपेंड करते जाएं, तो मैंने सोचा कि महिलाओं के अंदर जो कविता थी वो तो आ गई, उनका मंच हो गया। अब जो हमारी तरह जो रिटायर्ड लोग हैं, सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन, उनके अंदर भी एक्सपीरियंसेस भरे पड़े, कविता भरी पड़ी उनके ऊपर अंदर उनके, तो एक उनके लिए भी क्यों ना खोला जाए। तब वरिष्ठ नागरिक का मंच की स्थापना हुई, यानी एक दूसरा सेल, दूसरा फ्रंट ऑफ महिला का मंच। ये बेसिकली महिला कामन ट्रस्ट है। तो उस ट्रस्ट में पहला ग्रुप बना
महिला काव्य मंच, फिर दूसरा आया वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच जी। उसमें अगेन कविता पाठ करने को स्त्री भी आ सकती हैं, पुरुष भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं, बड़े आ सकते हैं, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ों के हाथ। जैसे महिला काव्य मंच का एडमिनिस्ट्रेशन कविता पाठ के लिए कोई भी आए, पुरुषों के लिए कोई बैन नहीं है। जब ये हो गया तब हमको लगा कि नहीं, अभी कुछ बाकी है, क्योंकि हमने कहा कि सितारों के आगे भी जहां है, ये सब कभी खत्म नहीं होता। नहीं खत्म। तो मुझे लगा कि एक और फ्रंट खोला जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि मैं खुद रहा हूं उसमें। तो मैं देखता हूँ कि जिसे मुझे दुनिया में लोग सुनते थे, सारी उम्र हम चलते रहे जहां पे कि ना सर को बुलाओ, ना साहब को बुलाओ, मेरा नाम नरेश गुप्ता है, तो गुप्ता जी को बुलाओ, नरेश जी को बुलाओ। तो हमने सोचा कि एक मंच खोला जाए जिसमें केवल वो पोएट होंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस में रहे हों या उनके परिवार के। क्या बात है। किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का भाई। तब हमने एक मंच खोला, उसका नाम हुआ प्रहरी मंच। अच्छा। प्रहरी मंच, ये इसकी स्थापना हुई। फिर हमको लगा अभी बच्चे तो रह गए, तो बच्चों के लिए खोला गया बाल मंच। और एक आपसे अभी अभी खुला नहीं है, लेकिन एक और 5वां मंच खुलने जा रहा है, पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब इनॉग्रेशन होता है तो तभी ओपन होती ही चीजें, लेकिन आपके इस इंटरव्यू में आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक नया मंच भी बनने जा रहा है, उसका नाम है युवा मंच। क्या बात है। उसमें लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां हैं, उनकी एक एज फिक्स की जाएगी, लेकिन इन सबका मकसद केवल कविता, कविता और कविता। कविता घर घर पहुंचे, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा मकसद किसी को मिर्जा गालिब बनाना नहीं, हमारा मकसद किसी को महादेवी वर्मा बनाना नहीं, हमारा मकसद लोग कविता से जुड़ो। को जैसा मैंने कहा था कि कविता आपका कैसे विकास करती है, तो कविता से लोग जुड़े। जैसे मैंने कहा कि बचपन में हम क्रिकेट पकड़ लेते हैं, बॉल पकड़ लेते हैं, और सभी धोनी नहीं बनते, सभी विराट कोहली नहीं बनते, लेकिन जिनने जब तक खेला तब तक उनको आनंद तो आया, बिल्कुल स्फूर्ति रही, उसको एंजॉय किया। माध्यम है मन की बात निकालने का। एग्जैक्टली, इसीलिए कविता में हमने रहा कि मतलब लोग कविता से जुड़े। तो ये 4 मंच खुले और 5वां खुलने जा रहा है। और हाँ, एक आखिरी बात रह गई थी उसमें, तो जो मैंने कहा कि नियम हमारे जो 3 बनाए गए, क्योंकि जब लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी संस्था आपने कैसे खड़ी कर दी इतने शॉर्ट टाइम में, तो नियम केवल 3 हमारे। नंबर 1, हमारी संस्था में जब भी कार्यक्रम होते हैं, और पूरी संस्था में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमारी सबसे छोटी कवित्री 15 साल की है, सबसे बड़ी कवित्री 85 साल की है। लेकिन जब हमारी गोष्ठी में, आप भी कभी, आप तो देख चुकी हैं, आप आई हैं हमारी गोष्ठी में सिंगापुर की, कि चाहे वहां के अध्यक्ष हो, चाहे एक मेंबर हो या और पदाधिकारी हो, सबका सम्मान बराबर है, न सीनियरिटी का कोई बंधन नहीं, सबको एक एक कविता सुनाने का मौका मिलता है, सबको 3-4 मिनट मिलता है एक कविता। ये नहीं कि साहब अध्यक्ष है तो वो 4 सुनाएगा, और उपाध्यक्ष है तो 2 सुनाएगा, और जो बच्चा नीचे आया उसको मौका ही नहीं मिला सुनाने का। तो हमारे यहाँ सबको, यानी सम्मान सबका बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरा हमने नियम ही बनाया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आईबी में रहा हूं, तो शेयर कर रहा हूं कि ये मेरे जीवन का अनुभव है। जितने भी एनजीओ बनते हैं, अगर इन एनजीओ में पैसा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बेईमानी तो होती है। बहुत कम एनजीओ जो हैं, जो मतलब नहीं, उनके पास जो डोनेशन आता है, जो पैसा आता है, उसका प्रॉपर यूज होता हो। बहुत लोग केवल एनजीओ खोलते हैं इसलिए है कि बेईमानी की जाए और कमाई की जाए। तो उस अपने अनुभव को देखते हुए मैंने कहा कि इसमें पैसा टोटल बैन। हमारे एनजीओ में ना किसी को, ना कोई डोनेशन लिया जाता है, ना कोई मेंबरशिप फीस होती है। आइए, कोई छोटा बड़ा नहीं, डोनेशन नहीं, मेंबरशिप नहीं, कविता 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 एंजॉय कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं समाज सेवा, बिना मतलब निस्वार्थ समाज सेवा। समाज सेवा नहीं कहा जा सकता, ये कहते हैं लोग कि जो इंसान लिखता है, जो इंसान लिखता है वो कभी कोई अपराध नहीं कर सकता, क्राइम की तरफ उसका दिमाग नहीं भाग सकता। तो लिखना और कविताएं सुनाना, अगर वो व्यक्ति इस बात में जुड़ा हुआ, इन चीजों से जुड़ा हुआ है, तो उसे कुछ और
आपराधिक या क्रिमिनल जैसा कुछ क्राइम जैसा सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल सही कह रहे एक सेवा करना और उनको उत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना कविताएं लिखने के लिए, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समाज सेवा है जो आप कर रहे हैं सर। और मैं हैं। आपको सलाम एक करती बात पे आपको बस आनंद के लिए भी सुना रहा हूँ और अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जो आपने कहा कि क्राइम की तरफ नहीं जाएगा, इस पे मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ। मैं अक्सर कभी कभी क्योंकि हमारे यहाँ भाषण भूषण ज्यादा नहीं होते, सीधे आओ। आपने भी देखा है कि अगर क्योंकि महिलाओं का समय बहुत कीमती होता है, हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ, चाहे भारत में हो विदेश में। तो महिलाओं का समय ज्यादा न लगे कि मान लीजिए किसी हमने एक गोष्ठी कर उसमें पहले दिन 3.5 घंटे लगाए थे, तो अगली बार कोई नहीं आएगा। हाँ, सही लेकिन बात। हम कहते हैं कि घंटे सवा घंटे में फट फट आओ, अपनी अपनी कविता सुनाओ, अपनी बात करो, अपने घर जाओ, 1 महीने की छुट्टी। लेकिन वो जो क्राइम वाली बात की थी, मैं अक्सर कभी मूड में होता हूँ तो बताता हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सर्विस के दौरान और यूं भी बहुत शहरों में रहा, तो कई बार जेल जाने का मौका मिला। किसी क्राइम के सिलसिले में नहीं, हाँ यूं हाँ ही हाँ हाँ। कभी कोई इंक्वायरी या कभी यूं ही घूमने के लिए या मिलने जुलने, या कोई पार्टी पुर्टी के लोग बुलाते हैं, सब साथी होते ही हैं, सब काम करते हैं। तो आप आश्चर्य करेंगी, कभी आपने इस पे विचार नहीं किया होगा। मजे की बात यह कि उस जेल में मैंने देखा कि अगर जो बंद हैं तो उसमें जो चोर चक्के बदमाश डकैत मर्डर सारे वो तो होते ही हैं, जी जी। लेकिन वहां आपको पॉलिटिशियंस भी मिल जाएंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे। हर प्रोफेशन के लोग वहां पर हैं कि गलती से फंस गए या बेवकूफी हो गई, वो जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन मुझे कभी कोई शायर नहीं मिला, कोई पोएट नहीं मिला। तो वो आपकी बात लेकिन की मैं वहां तारीफ करता रहते हूँ कि रहते जब वो खुद से मिलते हैं और उनका कनेक्शन जब डिवाइन से होता है तो वो शायर और कवि बन जाते हैं। क्योंकि तो यही कविता, यही मैं आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, इसलिए मैंने कहा ये बताना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि और जेल में रहते रहते लोगों को शायरियां आने लगती हैं, लोगों को कविताएं लिखना आने लगता है, क्योंकि वो अकेले रहते हैं और खुद से मिलते हैं। और खुद से मिलने के जी, बाद वो परमात्मा से मिल जाते हैं। और जब वो बिल्कुल फिर सही। ब्रह्मांड से जब फिर वो कविताएं उनके दिमाग में आती हैं और वो लिखना शुरू करते हैं, तो वो अपने मन के भाव जाहिर करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं शायद उन्हें सुख का एहसास मिलता है। ये मैंने देखा है कि ब्रह्मा कुमारीज में जब ब्रह्मा कुमारीज जाती थी वहां पर, तो कुछ समय के लिए मैंने भी कार्य किया था उनके साथ में। तो मैंने देखा था कि वहां के जो लोग हैं, मतलब भले ही वो क्रिमिनल हों, लेकिन उनके अंदर भी तो वही मन है, वही आत्मा है जो कि एक ऊर्जा से रिलेट करती है। तो उनके अंदर वो चीजें थी, वो चाहते थे कि हम कुछ लिखें और हम किसी को सुनाएं। तो ये भाव जब उनके अंदर जागते हैं तो वो अपने आप सुधार की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने देखा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बड़ा मैं अच्छा बिल्कुल लगा। एग्री कर रहा हूँ। जी। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ कि कविताओं के माध्यम से आपने देश की सेवा करने तथा विश्व स्तर पर काव्य द्वारा धर्म धरा ध्वनि तथा संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आपने महिलाओं का चयन किया। आपने बताया कि महिलाओं का आपने चयन इसलिए किया क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, वो शक्ति हैं, कविता उनके बिना अधूरी है। तो जी, ये उत्तम समझा आपने, आपने पूरे विस्तार पूर्वक हमें बताया भी। लेकिन और मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ मतलब आपने कार्य किया तो आपको क्या अनुभव हुआ? कहीं आपको कुछ डिवाइन से कनेक्शन महसूस हुआ कि एक शक्ति आपके साथ काम कर रही है कि जो आप सोच रहे हैं वो काम पूरा हो रहा है? इस तरह का अनुभव आपको हुआ? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि चाहे महिला हो पुरुष हो, इसी समाज में रहते हैं हम लोग, जी जिम्मेदारी सबकी है। लेकिन जो मेरे जीवन का अनुभव रहा, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, कि अपने अपने कहते भावना होती है, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी मुझे हमेशा लगा कि परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए सबको जिम्मेदार होना चाहिए, और अधिकतर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन महिलाएं ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, जी उनको हमने ज्यादा सिंसियर देखा है। जी चाहे बच्चों के प्रति हो, पूरे परिवार के प्रति हो, रिश्तेदारों के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो। और सबसे बड़ी चीज है कि वही बात है कि चाहे प्रकृति को लीजिए और चाहे महिला को लीजिए, शक्ति तो बिल्कुल वही है।
प्रकृति और महिला बराबर हैं। अगर आप प्रकृति को शक्ति खुश रखेंगी, उनकी पूजा करेंगी, वो आपको सारा मौसम, सारा पर्यावरण सही सलामत चलता रहेगा। अगर मेरा आप अनुभव ये उनके साथ खेल खिलवाड़ किया या उनकी प्रकृति को हानि पहुंचाई, तो फिर वो आपको कितनी हानि पहुंचा सकती है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं यही देख रहे हैं। तो जी इसलिए चाहे प्रकृति हो चाहे स्त्री हो, जी। दोनों को छेड़ना नहीं। नहीं चाहिए, सही मैं बात। मेरे हमने कविता में कहीं लिखा है कि स्त्री, प्रकृति स्त्री दोनों जीवन देती है, जी। लेकिन अगर आपने इनको छेड़ दिया है, ये वापस ही ले लेकर होती हैं हर क्षेत्र में जिम्मेदारी के प्रति। इसलिए मैं उनका स्पेशली मान करता हूँ। ये नहीं कि पुरुष का अपमान कर रहा हूँ, मैं खुद भी पुरुष हूँ। नहीं, मेरे बिल्कुल पिता पुरुष रहे हैं, मेरे भाई पुरुष रहे हैं, मेरे मित्र पुरुष हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा जो मैं भगत जो जैसे हमने बहुत से गीत लिखे हैं, तो उसमें महिलाओं के सम्मान में मैंने जो लिखा था, और उस बात को मैं आपसे खाली, क्योंकि गीत तो बहुत सारे हैं, बहुत से भाव, एक ताल हमारी सीरीज है, जी ताल के माध्यम से मैं देश का काव्यात्मक इतिहास लिख रहा हूँ। तो बताइए। कहते हैं कि जो भी लोग रिटायर होते हैं या बड़े होते हैं, या जो अपने जीवन को मेमोइर्स लिखते हैं, तो किसी बुक के फॉर्म में लिखते हैं, तो आमतौर पर ये देखा गया है कि ये लोग प्रोज में लिखेंगे, लेख लिख दिया, नॉवेल लिख दिया, नाटक लिखा है, वगैरह वगैरह, लेकिन पोइट्री में बहुत कम लिखा गया है। मुझे लगता है मैंने कभी नहीं देखा कि पोइट्री में कभी लिखा गया। तो ये प्रयास मेरा था। तो जो ताल के माध्यम से उसकी मेरी धुन, मेरा गीत, तो उसमें अब तक 2000 बंद हो चुके हैं। क्या बात है। 700 की बंद की 7 किताबें निकल चुकी हैं। वो निरंतर प्रयास 2014 से चल रहा है। बहुत तो मैं खाली उस ताल के माध्यम से जी केवल जो एक दो बंद मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने महिलाओं के सम्मान में लिखा है। स्वागत है आपका। जो शुरू में है, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। बेटी, बहना, पत्नी, माता, कितने पावन रिश्ते। बेटी, बहना, पत्नी, माता, कितने पावन रिश्ते। नारी का सम्मान जहां हो, वहीं देवता बसते, वहीं देवता बसते। अरे जिनके घर में ना हो नारी, जिनके घर में ना हो नारी, पूछो उनके हाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। पत्नी को खुश करने का सबसे आसान तरीका, पत्नी को खुश करने का सबसे आसान तरीका, सुबह चाय कप अर्पित करना, जैसे दीपक घी का। सुबह चाय कप अर्पित करना, जैसे दीपक घी का, जैसे दीपक घी का। अरे वादा है माहौल रहेगा, वादा है माहौल रहेगा, सारा दिन खुशहाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। और एक बंद और, जो स्त्री और प्रकृति को मैंने लिखा है, जो खासतौर से शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल। स्त्री और प्रकृति दोनों ही तो जीवन देती हैं, स्त्री और प्रकृति दोनों ही तो जीवन देती हैं, और छेड़ दिया तो दिया हुआ ये वापस ले लेती हैं, छेड़ दिया तो दिया हुआ ये वापस ले लेती हैं, वापस ले लेती हैं। क्षमा नहीं मिलती फिर चाहे, क्षमा नहीं मिलती फिर चाहे कितना करो मलाल,
लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। बहुत दिस सुंदर, इज बहुत सुंदर, सारी बात आपने दो पंक्तियों में कह दी जी। और सो बहुत नाइस। सुंदर, स्त्रियों का इतना सम्मान आपके हृदय में है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोतागणों को, हमारे देशवासियों को, ना कि सिर्फ देशवासियों को, विश्व के सभी लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए कि महिलाओं जी, का सम्मान सर्वप्रथम है। शक्ति और शिव, ये दोनों मिलकर ही पूरे विश्व को चला सकते हैं, अकेले बिल्कुल किसी सही बात। का दम दम नहीं है, किसी का दम नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू में। जी जी, अभी तक बहुत ही सुंदर आपको सुना हमने, और आपने अपने अनुभव शेयर किए हमसे। तो दूसरा, जो आपने स्लोगन की बात की अपने, कि आपके महिला काव्य मंच का जो स्लोगन है कि मन से मंच तक, जी। इसका अर्थ जो है काफी हद तक तो हमारे श्रोतागणों को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप अपने तरीके से इसे बताएं हमें कि यह नारा किस संदर्भ में व किस प्रसंग के लिए अवलोकित किया गया है। जी, जी। ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, जी। और बहुत जरूरी है जानना सभी के लिए। हम्म। कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इंसान हैं जी। तो भावना है, जी। भावना है तो मन के अंदर कविता होती ही होती है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। जीवन में कोई नहीं देखा बचपन से ही जी। जिसने कभी गाना ना गाया हो, जिसके बिल्कुल। अंदर चाहे लिखने का शौक चाहे सुनने का शौक है, लेकिन कविता, ऐसा कोई भी जीवन नहीं देखा हमने व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, कि जिसको गीतों से कोई लेना देना ना हो, उसका शौक ना हो। जी। कितना फिर आगे उम्र के साथ छूट गया, बढ़ गया, क्या हुआ। हम्म। तो उसी तरह से कविता के प्रति, गीतों के प्रति लगाव तो सबका होता ही है। तो वो मन में भाव उपजते हैं, हम्म। जिन्होंने उन मन के भावों को कागज पर उतार दिया वो कभी हो गया, बिल्कुल। लेकिन मन के अंदर मर गया तो खत्म हो गया। खत्म। अब आइए दूसरा पार्ट इसका, हम्म। कि जो मन के भाव आपने कागज पर उतारे, तो कवि या कवित्री तो आप हो गई, जी। लेकिन जो बचपन में शुरू करते हैं तो उसको डायरी में लिख लिया, हम्म। हम्म। किसी पन्नों में लिख लिया, हम्म। लेकिन जब तक आप, अच्छा घर में कोई सुनता नहीं, बाहर कोई सुनता नहीं उसको, तो अब जैसे मेरी, मैंने आपसे कहा कि मेरी 10 किताबें निकल चुकी हैं, हम्म। लेकिन जो मैंने आज आपको पहली बार सुना रहा हूँ या आपने मुझे किसी कार्यक्रम में सुना, उसके अलावा आपको क्या पता मैंने क्या लिखा है। जी। जी। तो ये दिमाग में आया कि इसका एक स्लोगन रखा जाए, तो उस पर परिचर्चा हुई, एंट्रीज मांगी गई, हम्म। और उसमें ये हुआ कि जो आपके मन में है, हम्म। जो कुछ आपने लिखा है, जब हम्म। तक वो मंच पर ना पहुंचे उसकी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मान लीजिए कि अनुसुईया जी की 50 किताबें निकली, मुझे क्या पता, मुझे तो ये जो बिल्कुल। आज आप सुनाएंगे या आप कभी, तो इसलिए ये स्लोगन इसी रखा गया कि मन से मंच तक, जी। महिला काव्य में जी। हर स्तर पर, हम्म। छोटे से लेके बड़ी तक महिलाओं को, और अब तो क्योंकि इसके और भी फ्रंट खुले हैं धीरे धीरे, हम्म। तो हर व्यक्ति को एक मौका दिया है कि अगर उसके अंदर कोई कविता है तो वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचनी चाहिए। हम्म। और इसीलिए हमने कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं, कि साहब हमने बड़े बड़े कवि बुलाने, बड़े बड़े, हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर कवि इसमें आते हैं, कवित्रियां आती हैं, और बिल्कुल जिन्होंने, यानी हमें कहते हैं ये अक्सर कभी बात आप कार्यक्रम में बिल्कुल। आएंगे तो, कि हम्म। चाहे 4 लाइन लिखती हो या 40 लाइन। जी। मैंने पहले कहा था कि हमारा मकसद किसी को मिर्जा गालिब, कालिदास बनाना नहीं है, हम्म। महादेवी वर्मा बनाना नहीं, हम्म। कविता से जोड़ना है। उसके बिल्कुल बाद आप अपने प्रयास से, अपनी बिल्कुल। मेहनत से, अपने डिवोशन से अपनी जगह बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, संवेदनाओं तो को व्यक्त करने का अनुसुईया जी एक ने भी मंच चार मिले। लाइन से, जी। जी, अनुसुईया जी ने भी 4 लाइन से शुरू किया होगा, मैंने भी ठीक 4 लाइन से ठीक। शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो मन के, जो मन के भाव हैं, मन की जो आपकी संवेदनाएं हैं। कविता मंच तक पहुंचे, इसलिए ये स्लोगन रखा गया, मंच से मंच तक, हम लोगों को मंच प्रोवाइड कर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात होती है सर, लिखने वाले को श्रोता मिल जाना। कि एग्जैक्टली। बिल्कुल, कि मतलब आपका, आप जो लिख रहे हैं, आपके मन के भाव, आपके मन की संवेदनाएं लोग सुन रहे हैं और उसे रिलेट कर रहे हैं कि हाँ, हमारे भी मन में यही संवेदना है। जो कहा जाता है यस, कि ताजमहल सभी नहीं बना सकते, लेकिन ताजमहल बनाने की भावना सभी के अंदर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। तो वही चीज बोलिए। है कि कविताएं सभी नहीं लिख पाते, लेकिन सुनने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अरे, ये तो वही बात है जो मैं समझ रहा था। मैं सोचता हूँ
तो मैं ये समझता हूँ। लाभ जो है, जो एक कनेक्शन है, ये बिल्डअप होना, वो दोनों के लिए लाभकारी है, सुनाने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक इसी स्लोगन दवाई रखा का गया, कार्य स्लोगन करता को। इस स्लोगन पे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, जरूरी था आपका सवाल, ये अच्छा लगा है। मुझे। जी। क्योंकि ये इसका मकसद यही है कि अगर हम पर कुछ है और अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो हमको लिखने का फायदा क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यही औषधि का काम करता है ये इंसान के लिए। लोग कहते हैं ना कि अगर आप हृदय खोल देते सबके सामने, तो ये दवाखानों में हृदय खोलने की जरूरत ना पड़ती। हृदय से संबंधित बिल्कुल जितने सही बात। रोग होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं कि सारी संवेदनाएं, कहीं ना कहीं भावनाएं अटकी पड़ी होती हैं। उन्हें कविता के जी। माध्यम से निकालना और खुद को रोग मुक्त करना और किसी के सामने कह देना, और सुनने वाला भी उस बहुत चीज को रिलेट कर ले, तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं भी निकल ही आती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात। दोनों दोनों के लिए औषधि का कार्य करता है। तो जी। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, और आपका ये स्लोगन भी हमें बहुत सुंदर लगा कि मन से मंच तक, मन की बातें, जैसे एक खेत में खेती उपज रही है, लेकिन उसे बाजार देना और उसे या तो पेट तक पहुंचाना, ये कार्य आप कर बिल्कुल रहे सही। हैं अपने महिला काव्य मंच के माध्यम से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, कि हिंदुस्तान, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे लिए, जो मेरी जहन में पैदा होता है। हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदुत्व तथा हिंदू के इतिहास के बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। कि जैसे कि आप भी एक इसी धर्म, मेरा किसी भी धर्म और जाति पर बात करना नहीं है, परंतु जैसे कि हम हिंदी में कविताएं लिखते हैं, हमने एक भाषा चुनी हुई है। भाषाएं सभी श्रेष्ठ होती हैं, हमारी हिंदी भी बहुत श्रेष्ठ है, और हिंदी के उत्थान के लिए आप इस माध्यम से, कविता के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान और हिंदुत्व और हिंदी, इन सब की ग्रोथ, इन सब का उत्थान कितना जरूरी है, हमारा इतिहास क्या कहता है और आने वाला भविष्य क्या होगा। ये जो आपने प्रश्न किया है, इस पर तमाम किताबें लिखी जा सकती हैं, खूब रात रात बहस हो सकती हैं। लेकिन जी। क्योंकि छोटा सा इंटरव्यू है तो इसमें मैं बहुत शॉर्ट में अपने विचार रखना चाहता हूँ जी। कि जैसे कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी देश होता है, जी। और अगर हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसको कई नाम से पुकारा गया। सबसे पुराना नाम भारत है, आर्यवर्त है, लेकिन देश वही है। आगे आके भले इसने कल्चर बदला, कहते हैं कि इंडस वैली से हिंद निकला, फिर हिंदुस्तान हो गया, और लोग आए, बाहर से आक्रमणकारी आए, तो नाम भले कुछ भी रख लिए हो, लेकिन ईरान से लेके अफगानिस्तान से लेके जो आज हमारे पास भारत है, कुल मिला के ये है सारा हिंदुस्तान। बिल्कुल। और इसका कल्चर और इसका धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, जी। सच पूछे तो जो भी इस पृथ्वी पैदा हुआ है, क्योंकि वो जब से हम लोग जागे हैं, जब से हमने सोचना शुरू किया है, विचार विमर्श करना शुरू हुआ है, तो हम अगर धर्म की वजह से भावना आई है तो सनातन धर्म ही था। बिल्कुल। वो एक लाइफ स्टाइल है। जीवन शैली है। वो जो देखिए, हम्म। ये एक लाइफ स्टाइल है, तो हम्म। वो, और जो सबके बारे में सोचता है, बिल्कुल। मतलब दुनिया का हर व्यक्ति उसको एक सा लगता है। बिल्कुल। कहीं उनमें कोई भावना नहीं होती कि साहब हम हिंदू हैं तो खाली हिंदू। इसलिए बिल्कुल। कहा कि ये इतना वास्ट है, पहले कोई धर्म था ही नहीं। जी। सनातन धर्म है, इसको 2 लाख से ये कि लाखों करोड़ों साल हो गए जब से चल रहा है। जब भी सोचना शुरू किया है जी। तो वो उसको हम शब्द, उसको हम धर्म कहे, वर्ड कोई भी रख ले उसके लिए, बिल्कुल। तो शब्दावली है। बिल्कुल। लेकिन अगर धार्मिक भावना हमारे अंदर आई है तो वो सब कुछ बहुत पहले से चल रहा है। बिल्कुल। बाद में बिल्कुल। पंथ आए, लोगों ने अपनी पूजा पद्धति बदली। मैं मान लीजिए कि जो हमको सिखाने वाले होते हैं, हम हम्म। उनको अपना गुरु मान लेते हैं, हम हम्म। उनमें इतना विश्वास करते हैं, उनको ईश्वर मान लेते हैं, जी। क्योंकि हमें अच्छी बात बता रहे हैं, हमको जी। अच्छे रास्ते बता रहे हैं। जी। तो वो एक पद्धति अलग हो जाती है। हम्म। तो सनातन धर्म जो है लिए हुए, ये हिंदुस्तान सब कुछ वैसे ही चल रहा है। बात, अब जो भाषा की बात आपने की है, हम्म। तो जाहिर है कि हर देश की, हर क्षेत्र की भाषाएं बदलती हैं। हम्म। जितना आप थोड़ा सा अब बढ़ते जाएगी तो भाषा बदल जाएगी। तो हिंदी क्योंकि एक ऐसी भाषा है, पहले संस्कृत थी, संस्कृत से तमाम भाषाएं निकली हैं, जी। हिंदी आ गई। तो क्योंकि हिंदी को पूरा देश समझता है,
आपको एक बात बड़े मजे की बताऊं कि अक्सर लोग होते हैं कि विदेश में होते हैं, इवन भारत में भी होते हैं, तो कोई तमिलनाडु में रहता है, कोई आंध्रा में रहता है, कोई असम में रहता है, तो कहते हैं कि सर हम हिंदी में नहीं सुना सकते, हम असमिया में सुनाएंगे, हम बंगाली में सुनाना चाहते हैं, हम मराठी में सुनाएंगे, हम उनको हमेशा कहते हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसमें भाषा का कोई बंधन नहीं है। बात तो वही है, चाहे उस बात को पंजाबी में कहिए, चाहे उर्दू में कहिए, चाहे हिंदी में कहिए, चाहे किसी भाषा में कहिए, या फॉरेन की कोई भाषा हो। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी डिफिकल्ट भाषा, जो अब आप कोई चाइनीज में कविता सुना रही है, तो थोड़ा सा हमको आप इंग्लिश में या किसी भाव में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। भाव तो कहते हैं प्यार की भाषा कोई नहीं होती, ऐसे कविता की भाषा कोई नहीं होती। वो तो आपको आपको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में लिखते हैं, मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में लिखता हूँ। लेकिन मातृभाषा बात वही आप कहें, बात वो वही कह रहा हूँ। तो इसलिए भाषा का हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं। लेकिन हिंदी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अब आप देखिए कि जब हम भारत में हमने शुरू किया, तो भारत में ही बहुत सी जगह है जहाँ हिंदी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पूरे देश के हर प्रांत से, हर जिले से लोग जुड़े हैं, कोई ना कोई 2 कवि, 4 कवि, 10 कवि, 15 कवि, गोष्ठियां हो रही, 170 जिलों में तो लोग हिंदी में सुना रहे। लेकिन कोई अपनी लोकल डायलेक्ट में, लोकल लैंग्वेज में या और किसी भाषा में सुनाते, कोई बंधन नहीं। उसी तरह विश्व में अब इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई तो लोग हिंदी में सुना रहे हैं। बिल्कुल, आप सिंगापुर बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका बैठा है, कोई एटलीस्ट लोग हिंदी जान रहे हैं। हिंदी की हिंदी का उतना ही महत्व हम देते हैं कि ऐसा नहीं कि हम बाकी भाषा में नहीं सुन सकते, लेकिन क्योंकि जानों से हमको हम मतलब अपने कम्युनिकेशन कर सके, इसलिए उसका महत्व जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम ही लोगों को लीजिए कि हम प्रवासी भारतीय हैं, मतलब हम यहाँ पर रहते हुए, जबकि हम हिंदुओं की, जो हमारे जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं होती। वो जब गांव से होते हैं तो उनकी एक गांव की भी अपनी भाषा होती है। इतनी सब बिल्कुल वही मैंने कहा। तो जब हम मेट्रो सिटीज में रहने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे हुआ कि माता पिता तक ही सीमित रह जाती है वो गांव की भाषा, दादा दादी तक ही सीमित रह जाती है, आगे बच्चा नहीं सीख पाता है। तो ये जो हिंदी है, हम विदेशों में आने के बाद भी, जैसे आपने हर जगह विदेशों में ग्रुप बना रखे हैं और हम नई नई संस्थाएं भी खोल रहे हैं जो हिंदी पर कार्य कर रही हैं, तो इससे हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदी सीख रहे हैं। और ये हिंदी के उत्थान के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारी हिंदी लोगों की जुबान में, सब लोगों के लिए नहीं तो कम से कम जो हिंदी की जड़ों से संबंधित हैं, जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, उनकी जुबान पर ये भाषा होनी चाहिए, क्योंकि उनका मतलब उनका अधिकार है, और मुझे लगता है उनका कर्तव्य भी है कि वो हिंदी सीखें, और उनका अधिकार भी है कि वो अपनी मातृभाषा से हमेशा और हमेशा जुड़े रहें और पीढ़ी दर पीढ़ी ये भाषा बढ़ती रहे। तो ये भी जी, अपनी भाषा के लिए इस तरह से कार्य करना भी एक समाज सेवा है जो आप कर रहे हैं। और इसी के साथ जो एक शब्द जोड़ा था आपने कि हिंदू हिंदुत्व, तो हिंदू है तो हिंदुत्व, ये सब यो कह लिए कि शब्द एक ही हैं, शब्दों का फर्क हो सकता है, मकसद सबका एक ही है कि हिंदू धर्म जिसे कहते हैं वो बेसिकली सनातन धर्म है, वो हमारी पद्धति है, वो हमारी संस्कृति है, तो उसको हम लेके आगे चले। और अदर्स हो सकता है कुछ लोग हमसे डिफर करें, अक्सर कहते हैं कि एक वर्ड गढ़ा गया है सेकुलर, तो हिंदू तो बाय नेचर सेकुलर होता है। हम देखते हैं कि बचपन में हम लोग, बचपन से लेकर अभी भी अगर हम जा रहे हैं, अगर मान लीजिए अपने कार पे जा रहे हो, सामने कोई चर्च है तो हम सब झुकाते हो आगे निकल जाते हैं, भले हम अंदर ना जाए, और दोस्तों के साथ जाते रहे, मस्जिद में भी गए हैं, हर भी धर्म का स्थल है, हम सम्मान करते हैं हर धर्म के। लेकिन हमने रिस्पेक्ट, बहुत लोग हैं वो अपने धर्म में कट्टर होते हैं, बिल्कुल कि नहीं हमने साहब यहीं जाना है, दूसरे के नहीं जाना है, दूसरे के हमने उनके प्रवचन नहीं सुनने, हमने अपने ही प्रवचन सुनने। लेकिन जो ज्ञान सनातन धर्म में है, उस मतलब कहते हैं कि अथाह है, हमें किसी से बहस करने जो नहीं जुड़ा हुआ है, कोई नहीं मानता है तो ना माने। बिल्कुल। लेकिन केवल हमने देखा है कि अब आपको याद होगा कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो, ये आपकी नॉलेज की बता रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हालांकि पढ़े लिखे लोग होते बहुत से जानते भी हैं, सर्कुलर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। ये इमरजेंसी जब भारत में लगी थी तो उसका फायदा उठाकर एक सर्कुलर शब्द जैसे जोड़ा गया, तो उससे को, बल्कि जब वो जोड़ा तो सर्कुलर और खराब हुआ है, उसे
कि क्योंकि वैसे मैंने कहा कि हिंदू तो पैदाइशी सेकुलर है, उसकी फितरत वो कभी किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे और ये और अभी सनातन। आजकल हो रहा है कि अभी आप देखेंगे, अभी हमारे यहाँ आज की घटना बता रहे हैं, अभी कल की, जी। तो जो हमारे यहाँ तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनका बेटा है, हम्म। उसने कहा है कि सनातन धर्म जो है, मतलब इसको ये बकवास है। अब बताइए कि तो ये हिंदू ने बर्दाश्त कर लिया, मैं हिंदुओं के बर्दाश्त कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं हंसी आती है, ये सब बेवकूफ है लोग, इस तरह की बातें करते हैं। उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको अंदर ठोका जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम उसके लिए उठा के डंडे लेके नहीं चल पड़ते। बिल्कुल हम बिल्कुल उनकी नहीं अज्ञानता हंसना कहते चाहते, हैं ना ही हम उनके बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं। और ना। रही बात कि लेकिन ये सनातन जो धर्म हिंदू की, तो जो ये हिंदू धर्म के बारे में आदि कहते हैं से उनको जुड़ा हुआ है, पूछे आदि कभी। से है ये, मतलब शुरुआत जी से है। बिल्कुल। तो ये शुरुआत से लेकिन आपके जो शरीर हिंदू की धर्म का बनावट अपमान से कर जुड़ी रहे हैं, हुई। जी। आपको कई नेता मिलेंगे, जी। खासतौर से पॉलिटिशियन, पब्लिक में कोई किसी का अपमान नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक को इन बिल्कुल। चीज़ लेना देना तो है नहीं, सब अपनी जगह मस्त है। इस लेकिन मतलब जो विवाद को पॉलिटिशियंस हैं, अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस बस वो राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पॉलिटिशियंस जो हैं हम्म। उनको लगता है कि हमारे हमारा ग्रुप बढ़ जाएगा, हमारा वोट बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा उनसे पूछिए सोचने कि वाले कोई, लोग हमारे क्योंकि साथ हिंदू जुड़ कुछ जाएंगे। कहते नहीं है, बिल्कुल। हिंदू बड़े दिल की होते हैं, कुछ कहते नहीं है, जी। वो शोर नहीं बचाते, लाठी डंडा नहीं चलाते, हम्म। इसलिए उसमें लोग कह लेते हैं। देखिए, जिन्होंने, जैसे मैंने अभी कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो कहा है, और अब हम्म। भारत में रोज आए दिन इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उसमें कहते रहते हैं, उनसे हम्म। पूछी जाए किसी धर्म के बारे में और कह के देखो, तुमको हम्म। उसी वक्त जवाब मिल जाएगा, तो हम्म। शायद तुम नजर भी नहीं आओ। हम्म। सही बात है। तो सही बात है। हिंदू जो है बेसिकली सर्कुलर था, है और रहेगा, हम्म। और हिंदुस्तान भी रहेगा, हिंदी भी रहेगी, हिंदू भी ये रहेगी। रहेगा, शुरुआत से रहा है, आदि से और अंत तक ये रहना ही है। और इसे कोई नहीं मिटा सकता। जहाँ देवी शक्तियां दैवी शक्तियां जुड़ी ठीक हो, तो उस चीज का अंत हो ही नहीं सकता। वो अपने आप प्लस माइनस होकर सब सही होता चला जाएगा। उसके लिए ठीक हम ठीक। जैसे, मतलब हम इंसान जो है, हम बहुत आम लोग हैं, और हमारे सोचने से या हमारे वो करने से कुछ नहीं घटता बढ़ता है। जो करना है वो डिवाइन पावर करता ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब हम आगे और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फिल्मों के माध्यम से भाषा, संस्कृति, कविताओं तथा धर्म का ज्ञान देशवासियों को देना समाज के लिए लाभकारी है। हम सभी जानते हैं इस बात को कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है, हमारी जनरेशन, हमारे लोग सुनते हैं और उसे समझते हैं और उसे अपने जीवन में धारण करते हैं। परंतु हिंदी भाषा, हिंदू संस्कार, हिंदू धर्म की फिल्मों में अवहेलना होना कितना घातक हो सकता है भविष्य में आने वाली पीढ़ी और समाज के लिए। खुलकर जरा आप अपने विचार व्यक्त करें इस बारे में। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। जी। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी फिल्में जो हैं उनका एक बहुत बड़ा कैनवस है, उनके सुनने वाले, देखने वाले बहुत ज्यादा हैं। जी। जी। तो हम ही 140 करोड़ यहाँ पर हैं, और दुनिया में हिंदी फिल्में देखी जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि धर्म का भी मजाक बना लिया जाता है, जी। और हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारे तो ईश्वर मित्र भी है, पिता भी है, हर रूप में उसको हम देखते हैं। लेकिन ये जो होता रहा है पहले, गलत होता रहा है कि हिंदू धर्म का मजाक बनाना, हिंदी का मजाक बनाना। जी। कोई भी प्रोड्यूसर, एक्टर या जो फिल्म बनाने वाले हैं, किसी और धर्म पे एक शब्द भी कहीं आता है, तुरंत जो है ऑब्जेक्शन उठ जाता है। जी। लेकिन क्योंकि हम लोग को बचपन से कहते हैं ना कि बड़े दिल के लोग, लेकिन ये उनको लगता प्रोपोगंडा है कि चलाना ही गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लोगों को समझना चाहिए कि धर्म सभी एक नहीं, है। नहीं करना मजहब नहीं सिखाता तो आपस में बैर रखना। तो फिर आप ठीक। धर्म को, किसी धर्म को क्यों इस तरह से दिखाया जा रहा है? बिल्कुल ये एक गलत प्रोपोगंडा है जिस पर, मतलब लोगों को, जो हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, जो इस फिल्मों को साइन करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो ये सालों साल होता रहा। जी। करने वाले, देश को चलाने वाले वैसे रहे होंगे, जी। उनकी अपनी मंशा गलत रही होगी। जी। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं कि 2014 के बाद माहौल बदला है। बिल्कुल। अब किसी धर्म की, किसी फिल्म वाले की हिम्मत नहीं है कि किसी धर्म का अपमान कर जाए। जी। जी। अगर मान लीजिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जी। सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सब। कोई धर्म नहीं जो हमको गलत होना बताता है। कभी नहीं, हर कभी। धर्म अच्छी बातें हर सिखाता है, हर धर्म धर्म में हमारी, अच्छी बातें। बिल्कुल, धर्म हमारी संस्कृति का बेस है। जो धार्मिक पेश है, होगा वो कभी कोई गलत कार्य करेगा ही नहीं। कर ही नहीं सकता कभी, कर ही वो नहीं। सोचेगी नहीं।
लेकिन इसका जो कहते हैं कि इसका नाश किया है, मैं बहुत इस बात को, आप लोग बच्चे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो कुछ पहले होता रहा है, लेकिन 2014 के बाद माहौल बदला है जी। और अब यह है कि इस तरह के लोगों पे एक्शन होना शुरू। बिल्कुल, लोगों ने पहले आवाज एक्शन नहीं होते, हाँ। अभी भी एक्शन उतने नहीं हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। लोग समझ और रहे होता क्या है कि मुझे के बाद के जो पॉलिटिशियंस पहले होते थे, ये बड़ा जानना जरूरी है आपके श्रोताओं के लिए जी। पहले जो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे उनके कद इतने बड़े होते थे कि उनको इलेक्शन जीतने के लिए अपना नाम और अपना काम ही काफी होता था। लेकिन अब जो है वो लोकल लेवल के लोग हो गए हैं, क्षेत्रीय लेवल के लोग हो गए हैं, तो उनको पता है कि हम इससे आगे बढ़ नहीं सकते, तो वो सोचते बस हम इस कास्ट के हैं तो इसको पकड़ लो, हमारे इतने वोट हो गए, हम जीत गए, मामला खत्म। वो फलाने धर्म का सोचता मैं इस धर्म के नाम पे इसको पटा लूं, हमारे वोट हो गए, मामला खत्म। तो इसीलिए देखिए कि पहले जो नेशनल लेवल के लीडर्स की लाइन लगी होती थी, चाहे वो साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, वो नेशनल लेवल मैं अभी क्योंकि ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता कि उनके नाम होते तो हमको नहीं लगता, चाहे गांधी जी गुजरात के तो गांधी जी थे, अगर कोई बंगाल के सुभाष बोस थे तो वो थे, हमने ये से को बंगाली हैं, लेकिन उनके नेशनल लेवल के उनके स्टेटस हुआ करते थे, स्टेटस होते थे। तो आगे जब इलेक्शंस हुए तो उस लेवल के नेता लोग रहे, लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा कि नए नए लोग, उनको बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा लगा ना, राजनीति सेवा हुआ करती थी पहले, तो उनको लगा ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, हींग लगे ने फिट करी, फिर वो आते गए, फिर अपने परिवार को ले आए, छोड़े और काम क्या करना इसी में कर, तो वो उससे जो है पॉल्यूशन होता चला गया, तो उनके स्टेटस गिरते गए, तब ये भाषा को ले आओ, धर्म को ले आओ, जाति को ले आओ, लेकिन देश को संभालना है तो इन चीजों से उठना होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि 2014 से माहौल बदला है। इसीलिए आप देखिए अभी एक सामने आ रहा है आपके, रिसेंट आया, आपकी नॉलेज की बता दूं, जानते होंगे आप भी, कि एक देश एक चुनाव जी। कि आप बिलीव करें कि 365 दिन में 300 दिन चुनाव होते रहते हैं। चुनाव लगता होता है तो आचार संहिता भी होती है, तो नेता अपना काम करे, प्रगति का काम करें, लोगों के लिए की सेवा करें या इलेक्शन लड़ें। बिल्कुल। तो इसलिए जब एक बार हो जाए 5 साल की छुट्टी अपने अपने घर बैठ, क्योंकि पहले जमाने में होते थे, हम लोग छोटे थे, एक ही इलेक्शन होते थे, कभी 5 साल पता नहीं कौन इलेक्शन का इलेक्शन, अब तो रोज इलेक्शन हो रहा है। लेकिन तो जब ये होगा, और वही तब यह कि जो रीजन के लोग रह गए हैं, मान लीजिए कोई अगर एक रीजन का आदमी है, छोटे से एरिया का, तो उसके आगे उसकी सोच नहीं है, लेकिन जब देश के इलेक्शन होंगे तो देश की सोच, तो आप राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि मतलब शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, आई डोंट बॉदर, मेरा अपना विचार है, सबको अपना विचार रखने का अधिकार है जी जी, कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, हजारों पार्टियां हैं, तो इसलिए होना चाहिए कि जो रीजन के लोग हैं, जो छोटे, उनको लोकसभा का इलेक्शन बैन होना चाहिए। बड़ा स्पष्ट मेरा मत है, मैं कह रहा हूँ, पूरे अनुभव से कह रहा हूँ। अब मैं 78 साल का हो गया, मुझे ना कोई इलेक्शन लड़ना है और अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, तो आप बच्चों से शेयर करना चाहते हैं कि देश को संभालना है तो उस छोटेपन से उभरना पड़ेगा। मैं जो भी नेता बने, आप बन जाइए प्राइम मिनिस्टर, फलाना बन जाए, किसी धर्म का हो, किसी जाति, देश को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उससे बाहर निकलना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकमात्र देश की उन्नति का जो वो है भाव है, वो होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पुलिस स्टेशन बने हैं, क्या आप जानती इस बात को कि अगर मान लीजिए भारत में तमाम राज्य हैं, पहले क्या होता था कि एक पार्टी होती, उसका एक राज्य होता, तो मतलब जिसका केंद्र में वही राज्य में है। अब क्या है कि केंद्र और राज्य, तो केंद्र में सरकार किसी की है, पंजाब में सरकार किसी की है, दिल्ली में किसी की है, बंगाल में किसी की है, तो वो हर आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है अपने को। तो वो जो यानी जो सम्राट जो बैठा है उसकी कोई चिंता ही नहीं करता। पुलिस उसी तरह बदल जाती है कि अब वो देश की पुलिस नहीं होती है, उस राज्य की पुलिस होती है। राज्य की पुलिस माने जो राज्य के नेता है, वो मुख्यमंत्री की पुलिस होती है, जिसकी लाठी तो उसकी। आप कैसे उम्मीद करते हैं, तो वो हम ही नहीं कह रहे वो गलत कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सरकार फिर बनानी है। लेकिन जब हमको ये हमें देश की सरकार बनानी है, तो इसीलिए हम चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे दल होते हैं, छोटे जो राज्य स्तर पर पार्लियामेंट का इलेक्शन जो देश की सरकार बनाता है, वो बैन होना चाहिए।
उसी तरह पुलिस, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर करना। आप सोचिए, पूरे जीवन में आप सुबह शाम तक घूमते थे, आपको जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां को पैसा मिल रहा है, आप कमा रही हैं, आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारा लाइफ चल रही है। तो 24 घंटा में आपको क्या देते? सबसे बड़ी चिंता, कोई हमें लूट ना ले, घर में चोरी ना हो जाए, सड़क पे कोई हमारी चेन ना खींच ले। तो जो पुलिस के काम है, वो पुलिस जब अलग अलग राज्यों की, तो वो खाली राज्य के आके उनकी सोच ही नहीं हो सकती, सोच ही नहीं। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह आईबी, सीआरपीएफ, आर्मी, ये सब केंद्र के अंडर होती, तो सारे देश की पुलिस केंद्र के अंडर में होनी चाहिए। तब क्या होगा कि फिर उनके अंदर पूरे नेशन, एक पुलिस वाला जो है आज वो केरल में है तो कल वो बंगाल में होगा, बंगाल में अफसर है तो वो जम्मू कश्मीर में होगा, जैसे हम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में हुआ। तो हमारी सोच जो है, जो सेंट्रल फोर्सेस के लोग हैं, उनकी सोच देश वाली होती है, तो उस सोच से उभरना होगा। इसलिए पुलिस को भी केंद्र के अंडर लाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर, मैं आपसे ये आगे जाना चाहूंगी कि श्रोतागणों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? केवल एक संदेश जी। देश सर्वोपरि। जी। हालात ठीक नहीं है जी। मेरा स्पष्ट मानना है, जैसे मैंने कहा कि आई बीन ए सीनियर ऑफिसर इन द आईबी, 37 साल जॉब किया है, समझा है, बुझा है, सबको पता है परिस्थितियां क्या है जी। लेकिन बीइंग इन आईबी हम लोग को थोड़ा ज्यादा पता होता है जी, क्योंकि उसको हमने डील किया है जी। तो मेरा मानना है कि देश की स्थिति हो रही है कि आज जो, मैं फिलहाल भारत की ही बात कर रहा हूँ, कि दो तरह के लोग हैं। अब जो हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, जो देश का माहौल बन रहा है, कुछ लोग तो हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब, क्योंकि उनकी अपनी औकात नहीं है, लेकिन हमको राजकाज मिल जाए, तोड़ के फोड़ के कैसे मिले, और जब मालूम है कि आप उस लायक नहीं है, और जब आप मतलब राज करना चाहेंगे वो आएंगे, तो फिर आपने बहुत अच्छा तो नहीं करना है। बिल्कुल। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान क्लियरली चाहता है, और तमाम जो हमारे दुश्मन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बाकी लोगों का, एक का तो खुलेआम ले रहा हूँ, बाकी बहुत से और देश में भी हैं, हमारे यहाँ भी जयचंद मौजूद हैं, आज भी हैं, तो वो चाहते हैं कि देश टूटे और भारत जो है इस्लामिक देश बने, और जो यहाँ का 140 करोड़ हैं, उसमें कम से कम आप जानते हैं कि 80% 85% तो हिंदूज हैं। तो नेचुरली है कि बीइंग ए हिंदू, और 200 करोड़ हिंदू है पूरा विश्व के अंदर, वो चाहेंगे कि मतलब कब तक हिंदुओं का एक देश तो हो, तो हिंदू राष्ट्र बने। तो इस बात की लड़ाई अंदर खाने चल रही है कि मतलब एक ग्रुप चाहता है कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, और दूसरा ग्रुप चाहता है कि इसको हिंदू राष्ट्र बने। तो जिनकी मेजोरिटी है, हिंदुओं का देश है, तो हिंदू राष्ट्र तो था ही है, नाम भले कोई दे दे, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, उसको डिक्लेयर करना बाकी है। तो इससे पहले कि इस्लामिक राष्ट्र बने, इस देश के हर व्यक्ति को चाहिए कि देश के प्रति लॉयल हो, उनको वोट दे, उनको सत्ता में लाए जो देश को बचा सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक और इस आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस देश में अगर मान लीजिए 15 करोड़ मुस्लिम रहता है, वो भी इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं, उनकी रोजी रोटी सांसें सब यहीं की हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, नेताओं की बात नहीं कर रहा, उन्हें यहीं रहना है। लेकिन सबसे ज्यादा मजाक मुस्लिम्स के साथ ही हुआ है, उनको ऐसे अनपढ़ रखा गया, उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। कारण सिर्फ ये कि उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। मेरी दुनिया के मुसलमानों से, खासतौर भारत के, ये अपील है कि वो पहचाने। आप बताइए, अगर मोदी जैसा नेता, जो दुनिया उसके सामने झुकती है, दुनिया सलाम करती है, अब पूरा भारत उसको पूछता है, तो अगर वो मतलब वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए, क्योंकि देश में अगर आप सोचे कि अगर वो देश का नागरिक है, तो नागरिक है वो, चाहे किसी भी धर्म से। अगर 10 लोग आपके परिवार में हैं और 3 लोग दुखी हैं, और आप माँ हैं, आप पिता हैं, तो आप कैसे सुखी रह सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो देश का राजा होता है, पिता होता है, तो वो चाहता है कि सभी खुश रहें, सब सुखी रहें। इस देश के मुस्लिम ने कहीं नहीं जाना है, लेकिन इतने 70 सालों में मुस्लिम्स अपने लिए कोई मोदी पैदा नहीं कर पाए अपने बीच में। वो भी तो अपने नाम, क्या वहां इंटेलिजेंट लोग नहीं है, लेकिन उनको बढ़ने नहीं दिया। तो इसलिए
अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुस्लिम यही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए इस्लामिक राष्ट्र बनेगा तो हिंदू का क्या होगा? तो दो दोहे से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा मैं। जी, बहुत जरूरी है। जी, लोग कहते हैं कि ईरान में भी हमारा राज था और हिंदुस्तान अफगानिस्तान था। हमने अपनी आंखों से देखा है, 10 साल मैंने कश्मीर में काटे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन स्थिति आंखों के सामने देखते देखते, आप बच्चे आप लोग नहीं देखा, मैंने देखा। अब जो आगे बच्चे हैं उन्हें भी नहीं पता है, लेकिन मेरी क्योंकि 10 साल पोस्टिंग कश्मीर में रही, मैंने देखा है बिल्कुल जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हर जगह ऐसे रहते थे। तो दो दोहे मैं शेयर करना चाहता हूँ। स्वागत है आपका। हिंदू से खाली हुआ है जैसे कश्मीर, हिंदू से खाली हुआ है जैसे कश्मीर, भारत भी हो जाए ना, भारत भी हो जाए ना, जागो हिंदू वीर, जागो हिंदू वीर। और एक दुआ और। जी, जी, हिंदू मुस्लिम बंद करो, सबने यही रहना, कोई कहीं नहीं जा रहा जी। तो एक दुआ मैं कहता हूं, भारत हिंदू का वतन, भारत हिंदू का वतन, मुस्लिम का भी धाम, मुस्लिम का भी धाम, अल्लाहू अकबर मैं कहूँ, अल्लाहू अकबर मैं कहूँ, तू बोले श्री राम, तू बोले। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। हाँ सर, आपने म्यूट कर लिया शायद। हाँ, बहुत खूबसूरत आपने गाया और अपने मन की भावनाएं व्यक्त की। धर्म से भी परे, सर्वोपरि जो है देश है, और देश और विश्व, जैसे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो यही लक्ष्य हमारे सनातन धर्म का रहा है, रहेगा हमेशा। और इसी में हमारे सारे भेद जो है वो छुपे हुए हैं, जिससे हमारे पूरे विश्व की प्रगति हो सकती है। पर्यावरण हमारा सबसे मेन उद्देश्य है कि जो आज ग्लोबल वार्मिंग चारों ओर फैली हुई है, तो इससे निजात पाना है तो देश से भी ऊपर उठकर विश्व के बारे में सोचना होगा। अगर इंसान के पास धर्म नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, फिर भी इंसान एक स्ट्रगल करके जी लेगा, लेकिन अगर हवा ही शुद्ध नहीं होगी तो वो सांस क्या लेगा? तो हमें बहुत सही बात है। तो हमें आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी वायु की व्यवस्था भी करनी है। तो हमें वही सोचना है जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा हो, और जिसे हम विरासत में कुछ ऐसा दे सकें जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और आपके मन की सारी भावनाएं आपने उड़ेल दी यहाँ पर, और कविता के माध्यम से, आपकी चर्चा के माध्यम से, और सबकी भलाई के लिए जो आपने बातें की हैं, हमारे श्रोतागण समझे होंगे, उसे पहचान रहे होंगे कि आपका व्यक्तित्व क्या कहता है, आपके शब्द क्या कहते हैं, जो बहुत ही अनमोल है। और आपने अपने देश के लिए कार्य किया, अपने धर्म के लिए कार्य किया, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कार्य किया। ये सर्वोपरि है सर। मतलब हम कहते हैं कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं, जो उद्देश्य है आपसे पहचान गए, और लोगों को भी जगा रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं कि कविताओं के माध्यम से आप अपने मन की भावनाएं व्यक्त करें। तो इससे बड़ा और इससे श्रेष्ठ कार्य कुछ नहीं हो सकता। हम आपको तहे दिल से नमन करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं हमारे इस शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे निमंत्रित करने के लिए, और आपको बहुत आशीर्वाद। और जितने भी श्रोता इसको, दर्शक श्रोता सुने, अगर उनको लगता है कि कोई बात काम की है तो उस पर अमल करें।
देश को आगे बढ़ाएं, देश को मजबूत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।